नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है आप सभी का। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर हम सरकार को पढ़ रहे हैं और बहुत ही लंबे समय से पढ़ रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम सरकार के अंतिम अंक के दूसरे लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज न्यायपालिका के दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। पहले वाले भाग में हमने देखा कि न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका का हमारे भारतीय समाज में क्या महत्व है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था किस तरह की है, न्यायपालिका की जो आवश्यक शर्तें हैं या न्यायिक स्वतंत्रता की जो आवश्यक शर्तें हैं उनको देखा। फिर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में पढ़ा, उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा। तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और प्लीज़ इससे पहले जितनी भी वीडियो है वो सभी देख लीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो वो सारे वीडियो देखिए और उनके बाद क्या है ये वीडियो देखिए, ताकि क्या है आप सही ढंग से पढ़ सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय ना, इसको क्या है हमारे भारतीय संविधान में भारत की सबसे बड़ी अदालत की संज्ञा दी गई है, ठीक है। शीर्ष न्यायालय जिसे हम कहते हैं, तो शीर्ष न्यायालय होने के कारण ही क्या है भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मात्रा में बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं शक्तियों को क्या है हम सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार के तौर पर जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार होते हैं, इनको आमतौर पर तो 3 भागों में ही बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। और इनके अलावा भी कुछ और भाग, मतलब थोड़े बहुत और कुछ शक्तियां हैं, तो हम इसको बाद में देखेंगे। वैसे क्या है सामान्यतः 3 भागों में ही बांट कर क्या है इनको पढ़ा जाता है। तो पहले नंबर पर आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरे नंबर पर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरे नंबर पर आता है परामर्श दर्शक क्षेत्राधिकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है ये आखिरकार क्या होता है। दोस्तों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का आशय उस क्षेत्राधिकार से होता है जिसके तहत आप सीधे किसी भी मामले को क्या है सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का आशय क्या है, उस मामले से होता है जहां पर किसी मामले को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का आशय उस क्षेत्राधिकार से होता है जिसके अंतर्गत आप उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में क्या है अपील कर सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में क्या है अपील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जिला न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, ठीक है। इसके बाद परामर्श दर्शक क्षेत्राधिकार, इसको हम बाद में देखेंगे। तो जो आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के मामले आते हैं। पहला आता है संघ व राज्य से संबंधित मामले और दूसरा आता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को देखते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का आशय उस क्षेत्राधिकार से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी मामले को सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी मामले को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं तो उस मामले को हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है, 2 प्रकार के मामले आते हैं। पहला आता है केंद्र व राज्य से संबंधित मामले, यानी कि संघ व राज्य से संबंधित मामले, और दूसरा आता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामले।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ व राज्य से संबंधित मामलों के बारे में। संघ का मतलब आपको पता ही है, केंद्र सरकार, और राज्य का राज्य सरकार से होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विवाद संबंधी सभी प्रकार के मामले जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। याद रखिएगा, संघ व राज्य से संबंधित प्रत्येक प्रकार का मामला जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। इस प्रकार के विवाद में क्या है, प्राय 3 प्रकार के मामले हो सकते हैं। पहला, संघ या किसी एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यानी कि केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच का विवाद। अब देखिए, कई लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि राज्यों के बीच में विवाद क्यों होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या विवाद हो सकता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, विवाद के तो क्या है, कई भी कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक स्थल हुआ, नदी हुई, तो ठीक है, नदी के जल को लेकर क्या है, 2 राज्यों के बीच में क्या है, आपस में विवाद हो सकता है, देशों के बीच में भी विवाद हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा या कोई प्राकृतिक स्थल हुआ, तो इस प्राकृतिक स्थल की सीमा को लेकर क्या है, विवाद हो सकता है। अब प्रकृति की तो कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलते हैं कि मान लीजिए किसी नदी के जल को लेकर क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्या है, विवाद होता है। जैसे कि अगर हम माने तो नर्मदा नदी को मान लेते हैं। ठीक है, आप सब मध्य प्रदेश के वासी हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका फैलाव है, और कुछ महाराष्ट्र में भी है और कुछ गुजरात में भी है। तो इन तीनों राज्यों में क्या है, नर्मदा नदी के जल को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। और अब ये क्या है, अपने विवाद को लेकर किसके पास पहुंच जाते हैं, केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा इन तीनों के विवाद को लेकर जो निर्णय दिया जाता है वो क्या है, ये तीनों मानने से मना कर देते हैं या इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे में ये जो मामला है वो हम कहां पर ले जा सकते हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ले जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस मामले के ऊपर क्या है, सुनवाई कर सकता है। तो पहला देखा आपने, संघ या किसी एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच का विवाद। दूसरा आता है संघ किसी राज्य या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच का विवाद। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वर्तमान में आप सबको पता है कि केंद्र में किसका शासन है, वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जिसको आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्य में किस किस का शासन है, तो राज्य में बीजेपी का भी है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का भी है। तो ऐसे में मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, कोई नियम लाया जाता है, जिसको ये राज्य सरकारें क्या है, मानने से मना कर दें या अपनी राज्य की सीमा के अंतर्गत लागू करने से क्या कर दें, विरोध कर दें इस बात का। तो ऐसे में अब ये जो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के बीच का जो विवाद होगा, इस विवाद को भी क्या है, हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय दोनों की बातों को सुनेगा और सुनकर ये निर्णय लेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, और उसके अनुसार क्या है, वो अपना फैसला सुना देगा। फिर इसके बाद आता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो उसको भी क्या है, आप सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले। ठीक है, तो जैसा कि देखिए आपने पढ़ रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके बारे में आप पढ़ते भी हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा का क्या है, दर्जा दिया गया है, जो कि सभी नागरिकों को क्या है, ये हक प्रदान करता है कि अगर किसी भी नागरिक के द्वारा किसी अन्य नागरिक के मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन किया जा रहा हो या उसका हनन किया जा रहा हो, नागरिक से ही मतलब नहीं है, देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, ठीक है, या सरकार के द्वारा क्या है,
किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा हो तो वह क्या है, इसके विरुद्ध क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, शरण ले सकता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी गई है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के महत्वपूर्ण लेख जारी कर सकता है, जो कि इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रचा और प्रतिषेध। इन 5 प्रकार के महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में भी क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, उत्प्रेषण किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने इस अभिलेख के माध्यम से यह आदेश दिया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत होने का आदेश देता है। ठीक है। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, ऐसे दोनों पक्षों को क्या है, वह अपने सामने पेश होने का आदेश देता है, फिर दोनों की बातों को गौर से सुनता है और निर्णय करता है कि कौन सही है और कौन गलत है, और उसके बाद क्या है, वो अपना फैसला सुनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक भाषा में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। दूसरा आता है परमादेश। अगर हम परमादेश की किताबी भाषा के बारे में बात करें तो वह अभिलेख जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि जब किसी शासकीय पदाधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता, तो जब जिस अभिलेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि वह शासकीय पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करे, उस अभिलेख को क्या कहते हैं, हम परमादेश कहते हैं। ये तो क्या हुई इसकी किताबी परिभाषा है। अगर हम बात करें कि एक्चुअली परमादेश क्या होता है, तो परमादेश का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय का सीधा ऑर्डर, जिसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले की तह तक पहुंचे बिना ही क्या है, उस मामले को ऊपर से ही देख के क्या है, ऑर्डर देता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे क्या होता है और ऐसा क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला 2 व्यक्तियों को लेकर पहुंचा। अब एक व्यक्ति क्या है, उसका गरीब है और दूसरा व्यक्ति क्या है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में क्या है, इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे अगर हम बात करें किसी एक व्यक्ति और संस्था को लेकर क्या है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला पहुंच जाए, या एक व्यक्ति या सरकार से संबंधित क्या है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला पहुंच जाए, तो ऐसे में क्या है, आप समझ सकते हैं कि जो इसके अपोजिट व्यक्ति है, जो कि इससे कमजोर है, उसको क्या है, सामने वाले व्यक्ति से क्या है, खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय परमादेश का प्रयोग करता है। सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि संबंधित मामले की जांच कराई जाए और जांच कराकर क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसके माध्यम से क्या है, वो सही निर्णय दे सके। इसी को हम क्या कहेंगे, परमादेश कहेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेषण के बारे में। इसको हम क्या कहें, देखिए, जब आप बीमार होते हो तो क्या है, अपने आसपास के किसी चिकित्सक को दिखाने के लिए जाते हो। ठीक है। अब आप वहाँ से अच्छे नहीं होते तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो, वहाँ पर भी अच्छे नहीं होते तो अपने शहर के जाने माने के पास चले जाते हो, वहाँ पर भी अच्छे नहीं होते तो जो सबसे बड़ी बड़ी सिटी के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हो। तो ऐसे करके जब आप नीचे से लेके ऊपर के व्यक्तियों तक पहुंचते हो, जो ऊपर के व्यक्ति हैं वो क्या है, नीचे के व्यक्तियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से संबंधित क्या है, आपसे जानकारी मांगते हैं कि इस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा, उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा, और उसको लेकर वो अपने कुछ जवाब भी देते हैं कि ये चीज़ सही थी, वो चीज़ गलत थी। ऐसे ही क्या होता है, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है, वो कहता है कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक का, तो इसके विरुद्ध क्या है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और अनुच्छेद 226 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी प्रकार के मामले को सीधा सीधा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ठीक है। अब ये वाली बात जो है
वो व्यक्ति के ऊपर लागू करती है कि क्या वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर हाई कोर्ट में दायर करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहता है। अगर हम बात करें कि दोनों में से क्या सही है, ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो नहीं ले जाना चाहिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे शीर्ष अदालत है। ऐसे में उस व्यक्ति के मामले से संबंधित जो निर्णय दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वह उस व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में तो अपील नहीं की जा सकती ना। तो ऐसे में क्या है, उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात नहीं चल रही तो हाई कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। और अंत में जब हाई कोर्ट से भी बात ना बने तो सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले लेना चाहिए। तो ऐसे में मान लीजिए आप अपने किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले को जिला न्यायालय में क्या है दायर करने के लिए गए, और वहां पर क्या है आप जिला न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए, तो आप कहां पहुंच गए, उच्च न्यायालय में। फिर पहुंच गए क्या आप सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऐसे में आप सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, अपने अधीनस्थ न्यायालयों से क्या है आपके मामले से संबंधित कानूनी प्रक्रिया से जो संबंधित त्रुटियां हैं, या अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अपने अधीनस्थ न्यायालयों से आपके मामले से संबंधित क्या है जानकारी प्राप्त करेगा। और उसी को हम क्या कहेंगे, संवैधानिक भाषा में उत्प्रेषण। इसका मतलब उत्प्रेषण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। देखिए, जब किसी शासकीय पदाधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन, मतलब देखिए, जब किसी शासकीय पदाधिकारी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसका वो संवैधानिक रूप से उत्तराधिकारी नहीं होता है, ठीक है, वैधानिक रूप से हो, ठीक है, लेकिन जब किसी शासकीय पदाधिकारी के द्वारा कोई ऐसा काम किया जाएगा जिसका वो वैधानिक रूप से अधिकारी ना हो, तब क्या है सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछता है कि संबंधित व्यक्ति ने ये वाला काम किस आधार पर किया। और जब तक क्या है वह व्यक्ति इस बात का जवाब नहीं दे देता, सर्वोच्च न्यायालय क्या है उसे अपना काम नहीं करने देगा। इसी को कहते हैं हम क्या, अधिकार परीक्षा। इसके बाद आता है प्रतिषेध। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में क्या है कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिसको संविधान में क्या है मान्यता प्रदान की गई है, उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो जब संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधीनस्थ कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था, न्यायिक संस्था जो कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है, या अर्ध न्यायिक संस्था जो कि सर्वोच्च न्यायालय से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी संस्था है, तो जैसे कि आप देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, फिर महिला सशक्तिकरण आयोग है, और इसके बाद आपका बाल श्रम आयोग है। तो इनके द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर जब कोई ऐसा काम किया जाएगा जो कि अनुचित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है तत्काल कार्रवाई को रोकने का आदेश देगा। इसी को कहते हैं हम क्या, प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें हमने केंद्र व राज्य से संबंधित मामले देखे, और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले देखे, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जाना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में, परामर्श दर्शक क्षेत्राधिकार के बारे में, और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है, उसके पास क्या है न्यायिक पुनर्लोकन की क्या है शक्ति प्राप्त है। सबके बारे में आपने पहले पढ़ भी रखा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज पूरे दोस्तों में क्या है फैला देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करना। आपका ये डिजिटल प्रेम हम पर उधार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ।